हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं पहले, फिर आज की करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में हम लोग 20-20 क्वेश्चन जो रोजाना का रिवीजन करते हैं जनवरी से लेकर के उसको भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्विकली रिवीजन। केंद्र सरकार ने चीता स्थानांतरण की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय समिति बनाई है। ये समिति चेक करेगी कि चीतों की मृत्यु क्यों हो जा रही है और उनके लिए ये क्षेत्र अनुकूल है कि नहीं। 2023-24 के लिए CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया R दिनेश को। PCIMNH ई ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। RBI ने मराठा सहकारी बैंक और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने में सक्षम बनाने वाला पहला डिजिटल पेमेंट ऐप बन गया फोन पे। इसके अलावा 2023 सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड का खिताब जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। अभी हाल ही में चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड जीत लिया है। और गपसप.io ये फीचर फोन के यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट सक्षम बनाने के लिए एक समाधान लॉन्च किया है। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार दाम नाम का एक वायरस है जो तेजी से फैल रहा है। एंड्रॉइड फोन्स वगैरह में ये इंस्टॉल हो जा रहा है और डेटा चोरी कर रहा है। मशहूर सिंगर टीना टर्नर का निधन हो गया है। ये 12 बार दुनिया के सबसे बड़े संगीत के क्षेत्र का अवार्ड दिया जाने वाला ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिविजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस परियोजना के तहत बने संसद भवन का उद्घाटन किया? बहुत बड़ा दिन था कल। लोकतंत्र के इतिहास में नया संसद भवन बना। भारत जो है ये नया संसद भवन मतलब कि खुद की आजादी के बाद खुद का भवन बनाया है। जो इससे पहले की बिल्डिंग थी वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। ये बहुत ही रिकॉर्ड स्तर पर 2.5 सालों में बहुत ही रिकॉर्ड तेजी के साथ बनाया गया। ये सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाएगा ये। और इस पर मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन कल समय नहीं मिल पाया है, लेकिन आज जरूर इस पर वीडियो में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नया संसद भवन बनाया गया है। इसके बारे में क्या कुछ डिटेल है वो शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो पीएम मोदी जी इसका इनॉग्रेशन किए हैं, जिसको लेकर के विवाद भी खड़ा हुआ विपक्ष को और सत्ता पक्ष को, मतलब जो कि चलता रहता है भारत में कि राष्ट्रपति को करना चाहिए था वगैरह, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग आते हैं संसद भवन पर, ठीक है। ये संसद भवन जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बनाया गया है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसको टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया। शुरुआत में 800 कुछ करोड़ रुपए, 820 या 30 करोड़ रुपए की लागत, इसका अनुमानित लागत रखी गई थी, लेकिन बनते बनते ये 1000 करोड़ से ज्यादा का निकल गया। पीएम मोदी ने इस संसद भवन की आधारशिला 2020 में 10 दिसंबर को रखी थी और इसमें लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल हॉल संयुक्त सत्र के लिए और सेंट्रल लॉन्च, संवैधानिक हॉल सबके लिए, ऑफिसेज सभी सांसदों के लिए, ये सभी इसमें हैं। इस बार वाला जो है वो त्रिकोणीय है, पिछली बार वाला गोलाकार में था, ठीक है। आज जब डिटेल में आपको वीडियो इसको दूंगा तो बहुत अच्छे से आपको पूरा सब कुछ दिखाऊंगा। इसका जीवन काल बताया गया है, मतलब अनुमानित जो है वो 150 साल से ज्यादा होगा। अब इसमें खास बात क्या है, देखो एक्चुअली में ना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, टेक्निकली इस बात को समझिएगा। जैसे कि अभी अब बातचीत चल रही है तो हो सकता है आप वाद विवाद भी करें, किसी से डिबेट भी करें। तो डिबेट करें तो मैं चाहता हूं आप यहाँ पर अगर एमजेटी एजुकेशन के स्टूडेंट हो तो आप फैक्ट के साथ डिबेट करो। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि सवाल उठता है क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी, फालतू का पैसा लॉस किया, तो देखो हुआ ये कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल जवाब देना है कि लोकसभा का परसीमन होना है। परसीमन के तहत सीटें बढ़ेंगी। जब सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जाहिर सी बात है सीटें और बढ़ेंगी, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से ही सीटें डिसाइड की जाती है कि कितनी जनसंख्या पर कितनी सीटें होंगी। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो लोकसभा में परसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, और सीटें और बढ़ेंगी तो उस वाले जो पुराना वाला संसद भवन था उसमें अब उतनी सीटें हैं नहीं, ठीक है। तो इसके लिए नया बनाने की जरूरत थी भी, ठीक है, और प्लस वो काफी पुराना भी हो गया था। तो अब ये जो नया वाला है ये उससे बहुत बड़ा होगा। 888 सदस्य जो है ये लोअर इसके हाउस में बैठ पाएंगे। लोअर हाउस यानी निचला सदन, यानी आम सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं,
ठीक है, पॉलिटी वाली क्लास जरूर लेना आप। उच्च सदन यानी कि अपर हाउस या कहें कि राज्यसभा, इसमें 300 सदस्य बैठ सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक संयुक्त सत्र के लिए भी हॉल बनाया गया है। तो देखो ये हुआ, तो पहला चीज परसीमन आने वाला है इसके लिए, ठीक है। दूसरा, नई बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पार्टिकुलर सभी के लिए ऑफिसेज भी होंगे, इसमें उनके लिए पार्टिकुलर केबिन होगा, ठीक है। और भी जो भी डिटेल होगी मैं आपको और डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम लिमिट होता है, 10 क्वेश्चन पढ़ाने होते हैं, तो यहाँ पर उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, इस पर जल्दी ही वीडियो आएगी तो आपको और अच्छे से डिटेल में जानकारियां मिलेंगी। एडीबी ने किस राज्य के बुनियादी ढांचे को विकास करने के लिए 141 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया? तो एडीबी बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसने अभी आंध्र प्रदेश में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए, उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार के साथ 141 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। अब आप सोचोगे आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट होगा तो भारत सरकार के साथ क्यों किया गया है? तो एक्चुअली में दो कारण होते हैं। पहला चीज तो कोई भी होता है राज्य डायरेक्टली नहीं किसी भी विदेशी बैंक से या उससे टाई अप कर सकता है, वो भारत सरकार के थ्रू होकर के जाना होता है। दूसरी चीज डिपेंड ये भी करती है कि वो परियोजना जो है वो किसके तहत आ रही है, ठीक है। किसी राज्य में कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका कोई जरूरी नहीं है ये कि वो राज्य सरकार की ही परियोजना हो सकता है भारत सरकार की हो, ठीक है। तो कई मामले होते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखो, इंडिया सिक्योर्ड $141 मिलियन लोन फ्रॉम एडीबी फॉर प्रोजेक्ट इन आंध्रा, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये हुआ है। इसमें कौन कौन से विकास किए जाएंगे, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, जल आपूर्ति प्रणाली, बिजली वितरण नेटवर्क, ये 3 चीजों को डेवलप करने के लिए किया गया है। ये फंड जो है वो $500 मिलियन का ही एक पार्ट है, जो कि बहुत पहले 2016 में शुरू किया गया था। मल्टी इंस्टॉलमेंट फाइनेंस फैसिलिटी के तहत ये शुरू किया गया था, उसी का हिस्सा है। तो कुछ 2020 में दिया गया था, कुछ पेमेंट की गई थी, कुछ पेमेंट जो है अब की गई है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 68 सदस्य देश हैं इसके। मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं मत्सागु अस्कवा। अगला, भारत की अगली जनगणना फॉर्म में कितने धर्मों का विकल्प शामिल किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, नया सेंसस आने वाला है, नेक्स्ट सेंसस आने वाला है और ये पहली डिजिटल सेंसस होगी। भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है और इसमें अभी एक न्यूज चर्चे में आई है कि 6 धर्मों का विकल्प शामिल किया गया है केवल, बस, ठीक है ना। कुछ और धर्म थे वो मतलब अपनी अपनी तरफ से लगाए थे अर्जी कि हमारे भी धर्म को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन यहाँ पर केवल 6 रिलीजन जो हैं, ओनली 6 रिलीजन ऑप्शन होंगे यहाँ पर टिक करने के लिए, आपको उनके तहत आना होगा, ठीक है। तो ये न्यूज बनी है, काफी ज्यादा चर्चे में भी है। ये 6 धर्म कौन कौन से हैं इनको जान लीजिए। मैक्सिमम आबादी इसी में कवर हो जा रही है, ठीक है। कुछ जो अभी डिमांड आ रही है उनको भी मैं बताऊंगा। तो 6 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ठीक है। तो ये 6 धर्म जो हैं ये इसके तहत इसमें ऑप्शन होंगे। 6 धर्मों में से आपको सेलेक्ट करना होगा अगर आप इसमें जनगणना में हिस्सा लेते हैं तो। इसके बावजूद मांग क्या उठ रही थी? एक सरना धर्म की मांग उठ रही थी, एक लिंगायत धर्म की मांग उठ रही थी। ये दोनों क्या है? देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़िया में वहां पर जो आदिवासी हैं, प्रकृति के पूजक आदिवासी जो हैं, वो सरना धर्म को मानते हैं और वो डिमांड कर रहे थे कि एक अलग ऑप्शन होना चाहिए उनके लिए, नहीं हुआ। ऐसे ही कर्नाटक के कुछ लोग लिंगायत धर्म को मानते हैं और वो इसको शामिल करने की मांग कर रहे थे, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो 2 चीज आपको याद रखना है। दूसरा, और भी बहुत सारे छोटे मोटे धर्म हैं, जैसे मैं अभी बात करूँ, पारसी है, ज्यूज है, इनके कुछ कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो सब अब बेसिक कोई मतलब ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ा धर्म हो वो जिसके तहत बहुत बड़ी आबादी कवर हो, इसलिए भारत की जनगणना में वो शामिल नहीं रहेंगे ऑप्शन, ठीक है, एज ए विकल्प। तो ये पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना जब आई है तो इसके बारे में याद रखिएगा। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम पर, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद 1881 में हुई दूसरी जनगणना। फिर उसके बाद से ना 10-10 साल पर होने लगी। 1891, फिर 1901, ठीक है, फिर 1911, ऐसे ऐसे करके होने लगी। आजाद भारत की अगर पूछा जाए पहली जनगणना कब हुई तो आप बताएंगे 1951, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1947 में हुआ था आजाद भारत। तो उसके बाद ये 10-10 साल के अंतराल पर होता है, तो अगला 10 साल 1941 के बाद 1951 होना था, तो 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना हुई, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पहली डिजिटल जनगणना कब हुई तो आप बता देंगे अब की वाला जो होने वाला है वो डिजिटल जनगणना है, अभी तक नहीं हुई है। आखिरी वाली पिछली जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी पिछली वाली जनगणना, ठीक है।
चलो, जनगणना पर वैसे मैंने वीडियो दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो जनगणना एमजेटी एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे, मिलेगी वीडियो। अगला, हाल ही में किसने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक वैश्विक ट्रैकर को मंजूरी दी है? तो दोस्तों देखो, अभी वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल कांग्रेस के द्वारा एक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए एक ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दे दी गई है। अब इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा ना कि कौन से देश कितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसें क्या है, इसको समझो आप। ग्रीन हाउस गैसें क्या है? तो देखो, क्या होता है कि ऊपर से सूर्य जो है ये धूप देता है, ठीक है। ये धूप आती है, पृथ्वी को गर्म करती है, हीट करती है। फिर ये जो पृथ्वी है ना, इस हीट को वापस रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन रिफ्लेक्ट कर दे तब तो ठीक बात है, हो जाए तब कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कुछ गैसें हमारे वायुमंडल में ऐसी होती हैं जो इन रिफ्लेक्शन को रोक लेती हैं। अब जब ये रिफ्लेक्शन रोक लेती हैं तो फिर ये कर देती हैं वातावरण को गर्म। अब इससे जब वातावरण गर्म होता है तो गर्मी बढ़ती है, और यही वजह है कि जो गर्मी बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजें होती है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल जो है वो वार्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है, बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप दबने लगते हैं, मतलब डूबने लगते हैं। बहुत सारे डाटा आए हैं जिसमें बताया गया अगले 50 सालों में बहुत सारे दुनिया के कई देश जो हैं वो, कई बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। इंडोनेशिया जैसे देश अपना राजधानी बदल ले रहे हैं, ठीक है, नुसंतारा कर दिए राजधानी जकार्ता को बदल करके। तो ये सब चीजें हुई, ठीक है। अब ये जो गैसें हैं ना, जो रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रही, जो दबा दे रही हैं, दोबारा लौटा दे रही हैं, इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसको ध्यान रखे रहिएगा। वैसे तो है साइंस का चीज, लेकिन आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो करंट अफेयर मतलब सब कुछ, ठीक है, सबकी जानकारी रखो। अब ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? CO2 करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बवाल मचा रहता है हर जगह, यही CO2 मुक्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सुनाई पड़ता रहता है। भारत ने भी लक्ष्य रख दिया है 2075 का, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसें और कौन कौन सी हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, तो वो नहीं है। ऑप्शन में और रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक है, CFC, CO2, ठीक है, और वाष्प पूछ लेगा H2O, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन यानी O3, मीथेन यानी कि CH4, ये सभी जो है ना, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो हंसने वाली गैस होती है, ये सभी जो गैसें हैं ना, ये क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस संस्था ने दुग्ध और दुग्ध उत्पादन की राष्ट्रव्यापी निगरानी की घोषणा की? तो दोस्तों अभी हाल ही में FSSAI, ठीक है, तो इसके द्वारा भारत में दूध और दुग्ध उत्पादों की राष्ट्रव्यापी निगरानी की जाएगी। मतलब एक बार फिर से फ्रेश तरीके से पूरा चेकिंग की जाएगी। जितने भी प्रोडक्ट हैं देश भर में, वो सब एक बार FSSAI के द्वारा चेक किए जाएंगे कि उसमें कितनी मात्रा में क्या चीजें हैं, क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट में मिलाए जा रहे हैं, वो सब एक बार से चेक किया जाएगा, ठीक है। तो नेशन वाइड एक सर्विलांस होगा मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। FSSAI जो है यही एक, समझ लो आप कोई भी प्रोडक्ट खाने वाली लेते हो ना, कोई भी पैकेट वाला, पैकेट बंद जो सामान लेते हो ना, उसमें देखोगे एक मुहर लगी रहती है FSSAI की। तो एक्चुअली में इसके द्वारा वो प्रमाणन रहता है, सर्टिफिकेशन रहता है। तो जब तक यही सर्टिफिकेट नहीं देता है तब तक आपको वो प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए, वो पैकेट बंद प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है। तो यही जो है ना, ये चेक करके उसको प्रमाणन देता है उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को। तो अब ये क्या कर रहा है कि जितने भी देश भर में हैं उनको एक बार फिर से चेक कर रहा है, चाहे खोया हो, छैना हो, पनीर हो, घी हो, मक्खन हो, दही हो, आइसक्रीम हो, मुंह में पानी ना आए, तो ये सभी लोग जो हैं ये सभी इसके तहत आएंगे चेकिंग में। अब देखो FSSAI के द्वारा इसकी की गई है, 2008 में इसको स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं राजेश भूषण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SSC CHSL का नया बैच दोस्तों ये 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, और आपका फेवरेट 399 वाला बैच है ये। तो नया बैच है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं नई वैकेंसी के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जून से ये बैच स्टार्ट होगा, और क्लासेस बिल्कुल इसमें प्रॉपर तरीके से चलेंगी नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो जिनको लेना है वो यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर NZT ऐप पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको हमेशा के लिए रहता है, प्री लॉन्च ऑफर के तहत छूट दी जाती है, तो यहाँ पर भी आपको कूपन कोड बताया जाएगा CHSL 25 अगर आप यूज
यूज करते हो इस बैच को लेने के लिए तो आपको 100 रेट्स की छूट मिल जाएगी 399 के बाद भी। ठीक है, तो आप ये लेकिन 1 जून के पहले ही इसका फायदा उठा सकते हो क्योंकि ये प्री लॉन्च के लिए ऑफर रहता है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग भी नई वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगला, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो देखो, पीएम मोदी जी ने अभी 75 रुपए का एक नया सिक्का जारी किया है। ये एक स्मारक सिक्का होगा, ठीक है, और पीएम मोदी ने इसे नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लॉन्च किया है। आज मैं आपको कुछ और भी नई जानकारियां बताने वाला हूं सिक्के से रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखो, इस सिक्के की खूबियां देख लो कि इसमें सिक्के में क्या क्या खूबी रहेगी। एक तो इसमें आगे के भाग में अशोक स्तंभ बना रहेगा, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहेगा जो कि ये नेशनल मोटो है और ये नेशनल आप एनवेलम कह सकते हो। देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा, बाएं तरफ भारत और दाएं तरफ इंडिया लिखा होगा। 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जस्ता का होगा। ठीक है, 50% चांदी का बना होगा, ठीक है ना, यही वजह से सरकार इसको देगी नहीं, ये एक स्मारक सिक्का होगा। अब समझिए स्मारक सिक्का और वैसे सिक्के में अंतर क्या है। स्मारक सिक्का जो होगा ये लीगल टेंडर नहीं होगा। लीगल टेंडर मतलब इसको आप मार्केट में नहीं चला सकते हो। आपने आजकल कहते सुना होगा ना बहुत बार कि मतलब 2000 का नोट ये इसके बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा, या रहेगा कि नहीं, या फिर 500 1000 की नोट जब बैन हुई थी तो वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ये लीगल टेंडर क्या है? लीगल टेंडर मतलब ये कि आरबीआई अब उस कागज के टुकड़ों को मात्र एक कागज का टुकड़ा ही मानेगी, अपना नोट नहीं मानेगी। यानी उस नोट के बदले वो वहां पर कुछ रिजर्व में नहीं रखेगी। आपको पता होना चाहिए, मैं धारक को वचन देता हूं कि इसका मतलब होता है कि आरबीआई के पास उतने रुपए का गोल्ड या फिर विदेशी मुद्रा है, तभी आप वो मुद्रा चला पा रहे हो। ठीक है ना, तो तभी वो लीगल टेंडर है। जब लीगल टेंडर नहीं है बोल दिया आरबीआई तो मतलब आप वो कागज का टुकड़ा लिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिलहाल ये यहाँ पर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स भी इसमें लिखा होगा और ये लीगल टेंडर नहीं होगा, यानी केवल और केवल स्मारक के लिए होगा। अगला, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की थीम क्या रखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अभी 8वीं बैठक हुई और इसकी थीम रखी गई थी दोस्तों, डेवलप्ड इंडिया एट 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। ठीक है, तो ये थीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की इस 8वीं गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता की। अध्यक्षता हमेशा प्राइम मिनिस्टर करेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में वैसे तो मैंने कई बार वीडियो आपको दी हुई थी, फिर भी यहाँ पर जानते हैं। देखो इसका थीम जो है ना, हिंदी में भी ये लिखा है, विकसित भारत एट 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। एक्चुअली में आप यही वाला लिखिएगा, याद करिएगा। ठीक है, हिंदी में ही आपको लिखा मिलेगा, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है विकसित भारत एट 2040 टीम इंडिया की भूमिका। इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है समझो। प्रगति मैदान नई दिल्ली में न्यू कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजित की गई 8वीं बैठक थी। इसमें 7 प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। सिविल सर्विसेज वालों के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लें अच्छे से। एमएसएमईज, ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण, ये सभी ऐसे 7 विषय इसमें शामिल थे जिस पर चर्चाएं हुई। नीति आयोग के बारे में बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग स्थापित किया गया। नीति आयोग भी एक वैधानिक संस्था है। देखो, वैधानिक बॉडी और संवैधानिक बॉडी दोनों में अंतर आपको बताया गया है। संवैधानिक मतलब वो जो संविधान बनते समय उसमें ऐड किया गया हो। वैधानिक बॉडी वो जो संविधान बनने के बाद जरूरत पड़ी और तब हम लोगों ने वो आयोग बनाया, वो कमीशन बनाया, वो हुआ वैधानिक बॉडी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाय डिफॉल्ट इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक, आगे 31 मई से 3 जून 2023 तक किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया? तो देखो, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आने वाले हैं भारत। ठीक है, अभी 31 मई तो आया नहीं है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन ले लिया हूं तो इसलिए यहाँ पर दौरा किया लिखा गया है। तो 31 मई से 3 जून तक ये 4 दिनों की यात्रा पर होंगे, भारत की यात्रा पर होंगे। नेपाल के जो पीएम है पुष्प कुमार दहल, या फिर इनको प्रचंड भी कहा जाता है, तो ये भारत के दौरे पर होंगे और कई मुद्दों पर चर्चा बातचीत और समझौते होने के आसार हैं। कुछ हो सकता है सीमा से जुड़े मुद्दे हो जाएं, जैसे कि आपको पता है 3 जो उत्तराखंड में 3 स्थान हैं जिनको लेकर के बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल में, उस पर हो सकता है कुछ बात हो जाए। जो भी होगा वो इसके दौरे के बाद पता चलेगी और मैं फिर से एक बार क्वेश्चन लेकर के आपको बता दूंगा। ठीक है, कि क्या बातचीत हुई। तो द्विपक्षीय बैठक होगा ये। नेपाल की बात करें अगर तो काठमांडू जो है इसकी राजधानी है। पीएम है पुष्प कुमार दहल, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पैडोल
और करेंसी होती है नेपाली रुपया। काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर है, जिसे दक्षेस भी कहते हैं। अच्छा, नेपाल को तो आपको वर्ल्ड मैप में दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि आपको दिखाने की इसकी जरूरत है। अगला, वैज्ञानिकों ने कौन सी ऐसी मशीन बनाई है जिससे सोचने के बाद ही लकवाग्रस्त व्यक्ति चलना शुरू कर सकता है? तो देखो, अभी स्विट्जरलैंड में कुछ वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे लकवाग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं ना, वो जो होंगे, वो उस डिवाइस को पहनने के बाद सोचेंगे सिर्फ, और सोचने के बाद ही वो चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस डिवाइस का नाम है वायरलेस डिजिटल ब्रिज। ठीक है, ये पैरालाइज्ड पर्सन के लिए है, और एक देखो कुछ इस प्रकार से है, और बहुत ही यूनिक डिवाइस है। मात्र सोचने मात्र से ही ये चलना शुरू कर सकते हैं जो पैरालाइज्ड पर्सन होंगे वो। तो आने वाले समय में ये समझ लो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। फिलहाल तो अभी तो कुछ ही सैंपल लिए गए हैं, और क्या पता इनको चलना पहले से आता हो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ कवर हो रहा है तो कुछ तो भाई सच्चाई होगी ही। फिलहाल देखो, स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट हैं, ये लोग इसको बनाए हैं, तो हम लोग चलो विश्वास कर लेते हैं। फिलहाल अभी बड़े स्केल पर इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, शुरुआती दौर ही है, लेकिन समझ लो कि ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाला है डिवाइस। वायरलेस डिजिटल ब्रिज नाम है इसका। ठीक है, टूट चुकी रीढ़ की जो हड्डी और दिमाग के बीच कनेक्शन होता है, उसको ये फिर से जोड़ देता है। एक्चुअली में ना, दिमाग से रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन, जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होता है, वो टूट जाता है, और इसी वजह से रीढ़ की हड्डी जो है वो काम करना बंद कर देती है, और इसी की वजह से व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये डिवाइस बनाई गई है। अगला, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? तो 28 मई को होना था, सब कुछ सेट था, लेकिन मैच हो ही नहीं पाया। बारिश इतनी ज़्यादा होने लगी कि 28 मई का मैच जो है वो टालना पड़ा। ठीक है, तो अब ये 29 मई को होगा, यानी आज होगा, शाम को होगा, रात को होगा, क्योंकि आज का दिन रिजर्व रखा गया था। अगर आज भी बारिश होती है तब दोनों को हो सकता है संयुक्त विजेता चुन लिया जाए। फिलहाल यहाँ पर हम लोग कुछ और जो बेसिक चीजें हैं उनको कवर करके रखते हैं, जिससे कल का बोझ अपना कम हुआ रहे। जब आईपीएल ट्रॉफी जीती जाए तो उसके जो भी अवार्ड होंगे, विनर्स होंगे, अलग अलग प्रकार के विनर्स होते हैं, उनको हम लोग कल कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है जीतने से पहले, फाइनल होने से पहले हम लोग कवर करेंगे। जैसे किस स्टेडियम में खेला गया, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मतलब कि एक दिन तो बारिश से धुल गया मैच, लेकिन अब आज होगा, यहीं पर होगा। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये है अहमदाबाद गुजरात में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहीं पर होने वाला है फाइनल मैच आईपीएल का 2023 का। इकाना स्टेडियम, ये देखो इसका पूरा नाम है इकाना स्टेडियम का, वैसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, इकाना स्टेडियम, ये लखनऊ में है। ईडन गार्डन स्टेडियम ये कोलकाता में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, जहां बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। आईपीएल देखो, फाइनल में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग पहुंची हुई है। ध्यान रहे, ये मैं तब वीडियो बना रहा हूं जब 29 मई की सुबह है, यानी तब तक अभी मैच फाइनल हुआ नहीं है। ओके, तो चेन्नई सुपर किंग जो है ये 10वीं बार फाइनल खेल रही है। मतलब 14 बार इसने टोटल अभी तक आईपीएल खेले हैं, 16 में से चेन्नई सुपर किंग की टीम ने, जिसमें 10 बार ये फाइनल खेल रहे हैं, 10वीं बार। ठीक है, और 4 बार जो है ये ट्रॉफी भी जीत चुके हैं अभी तक, 2023 वाला हटा करके। गुजरात टाइटंस पिछली बार की विजेता थी, ये पिछली बार ही नई टीम के रूप में इंट्रोड्यूस हुई, और 2 टीमें आपको पता है, लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस, ये 2 नई टीमें आई थी, जिसके बाद से आईपीएल में 10 टीमें हो गई थी। तो गुजरात टाइटंस जो है ये पिछली बार जीती भी सीरीज, और इस बार दोबारा से ये पहुंच गई टाइटल को डिफेंड करने। अब देखना होगा आज ये डिफेंड कर पाती है कि नहीं, मतलब अपना टाइटल बचा पाती है, दूसरा टाइटल लगातार जीत पाती है कि नहीं। इस बार का 16वां संस्करण था आईपीएल 2023। टाटा जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर है, इसलिए कहेंगे टाटा आईपीएल 2023। और इसका जो ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है वो हर्बलाइफ को बनाया गया है। किसे? हर्बलाइफ को बनाया गया है। क्लियर है ना? चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, समझ में आता है जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो आप एक लाइक करके और एक कमेंट करके प्यारा सा हमें बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो रिवीजन चल रहा था अपना उसकी। तो जनवरी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जनवरी 2023 से। डे 13 है आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 241 से 260 तक चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया गया। 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रपेडा फिल्म की अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF ने अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत के पहले STEM इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है
लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम और उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान ने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डॉक्टर अश्वनी फर्नांडिस द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी का विमोचन किया है। और अभी उड़ीसा राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन या पुलिस थाना बन गया है। आईसीसी ने 2022 की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला टी20 टीम में 7 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया है। भारत में पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन असम में किया गया। और अभी अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति द्वारा तोरग्या महोत्सव मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये दिवस इंदिरा गांधी जी से संबंधित है क्योंकि इस दिन पहली बार इन्होंने पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, तो 24 जनवरी का दिन इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पहला इंडिया स्टेक डेवलप सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय सेनाओं ने हिंद महासागर में ट्रोपैक्स 2020 शुरू किया है। और अभी हाल ही में चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। अमूल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया सामल भाई बी पटेल को। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। और ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ये नागालैंड में मनाया गया। बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट जारी किया था। 26 जनवरी के अवसर पर यहां पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा था। और अभी हाल ही में आई जानकारी के अनुसार 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत तीसरे स्थान पर रहा। टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा नियुक्त किए गए। और अभी हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जी का निधन हो गया है। ये बोनस क्वेश्चन था आपके लिए। बालकृष्ण दोषी जी ये प्रियजकर पुरस्कार भी जीत चुके हैं, बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे ये भारत के। चलो, COP28 शिखर सम्मेलन के बारे में कल पूछा गया था, तो दुबई में यूएई में आयोजित किया जाएगा इस बार। भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में है। आज आपको क्या बताना है, प्रसिद्ध स्पाई सॉफ्टवेयर पेगासस जो जासूसी के लिए बनाया गया है, ये किस देश का सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा प्रसिद्ध फिनटेक कंपनी फोन पे के संस्थापक कौन है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में आप डिटेल में भी लिख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।